नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज बसेरा। कल तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। बिहार के 5 सीटों पर अररिया, सुपौल, मधेपुरा, झंझारपुर और खगड़िया सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं सीओ कुमार सिन्हा जी। सीओ कुमार सिन्हा जी, कल 5 सीटों पर, बिहार के 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न हो गया। आप इसको किस रूप में देखते हैं, कौन किस पर भारी पड़ रहा है? देखिए, बिहार की राजनीतिक में, पूरे देश की राजनीतिक स्थिति जो हो, बिहार में 44 कंस्टिट्यूएंसी पर जो चुनाव हो रहा है, यह किसके किसके बीच टकराव है, इस बात को देखना पड़ेगा। लालू जी के मार्गदर्शन में और तेजस्वी के नेतृत्व में एक तरफ है, पूरा इंडिया अलायंस से कोई मतलब नहीं है। लालू जी का मार्गदर्शन और तेजस्वी जी का नेतृत्व, और दूसरी तरफ बीजेपी एनडीए का गठबंधन है। यह दो व्यक्तित्व के बीच लड़ाई है, दो खेमे के बीच लड़ाई है, जिसमें एक तरफ अकेला जो है अभिमन्यु की तरह तेजस्वी यादव अपने पिता के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात के आधार पर या जैसे भी हो। बीच बीच में कहीं कहीं भाषण में फिसल जाए वो अलग पक्ष है, लेकिन बेसिक जो है यह बातें हैं। दूसरी तरफ जो है पूरा एनडीए खेमा है उनके विरुद्ध, और इन दोनों के टकराव में जो स्थिति है वह कहा जाए कि बराबर बराबर पलड़े पर है। बराबर बराबर, हाँ, वह जो है यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन आगे बढ़ जाएगा। और मेरा शुरू से आंकड़ा है, पहले इंटरव्यू में बताए थे कि देश की राजनीतिक त्रिध्रुवीयकरण होना चाहिए। एक कांग्रेस, एक बीजेपी लेड और एक तीसरा थर्ड फ्रंट। लेकिन कहा जाए दुर्भाग्य से, मैं इसके तो सौभाग्य नहीं मानता हूँ, मैं दुर्भाग्य मानता हूँ भारत की राजनीति के लिए। यहाँ दो खेमा में बट गया इंडिया और एनडीए। अगर तीसरे खेमे में देश की ज़रूरत थी थर्ड फ्रंट की, वह देश की इस ज़रूरत को कांग्रेस वालों ने इस आधार पर खा गया कि बीजेपी के पास 37-38% वोट है, अगर सबको हम मिला ले तो बाकी वोट मेरा हो जाएगा। बीजेपी वालों ने का यह सोच रहा कि अगर थर्ड फ्रंट नहीं रहा तो जो छितरा है वह वोट है, उसका कुछ परसेंट हम में बढ़ जाएगा और हम 50% से अधिक हो जाएंगे और हम सत्ता में आएंगे। दोनों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने क्लेम है, और दोनों के दावे में दम है। अभी यह दिखाई दे रहा है पूरे देश में कि बीजेपी 400 के पार नहीं जा रही है, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन यह विश्लेषण विरोधियों का है। चूंकि जैसे ही दो खेमा में चुनाव होगा, बीजेपी 400 क्या 440 के पार जा सकता है। चूंकि दो खेमा में ही बट रहा है, थर्ड फ्रंट नहीं आ रहा है, और दो खेमा में जो बट रहा है उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जैसे फारूक अब्दुल्ला जी हैं, ठीक है, देश के बहुत सम्मानित नेता हैं, बहुत बड़े हस्ती हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। हम भारत में विलय गांधी के नेतृत्व में हुए थे, मोदी के नेतृत्व वाले में नहीं हुए थे। वह अपने जिस तरह से वो बात 370 के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। परिणामतः कांग्रेस का जो है 30% वोटर जो है बीजेपी में शिफ्ट कर जाता है इस स्टेटमेंट पर। दूसरी ओर गुलाम नबी आज़ाद का व्यक्तित्व वगैरह बहुत बैलेंस बनाने का है, लेकिन उनकी पूछ नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे जो दो गठबंधन में हुआ, जिसके कारण बीजेपी बेनिफिटेड है, बिना पॉपुलैरिटी के बेनिफिटेड है, बिना काम के, बिना प्रतिक्रिया में बेनिफिटेड है, और बीजेपी 400 नहीं 440 के पार होगा अगर यह स्थिति रहेगी। तब किसी भी कांग्रेस के नेता में यह दम नहीं है कि वह कहे कि मैंने 370 का सही हुआ है। वह संविधान का अंग है और इसे जो है बरकरार रहना चाहिए। जैसे अररिया और मधेपुरा और सुपौल के लिया जाए तो इसमें कौन भारी पड़ रहा है? देखिए, यहाँ भी जैसे पूरे देश की राजनीति की बात बताए कि देश को ज़रूरत है थर्ड फ्रंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की, त्रिकोणात्मक संघर्ष की, और यहाँ भी जो है दो कोणीय संघर्ष हो रहा है। दो कोणीय संघर्ष में बिहार में लालू जी का जो सामाजिक पकड़ है, सामाजिक सोच है, और बीजेपी का सामाजिक पकड़ कुछ ढीला है, जिसके कारण लालू जी का
मार्गदर्शन में तेजस्वी भारी पड़ेंगे। लेकिन चूंकि दो कोणीय संघर्ष है, इसलिए दो कोणीय संघर्ष में फिर निष्कर्ष जो है बीजेपी की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। अगर यह त्रिकोणात्मक संघर्ष रहता तो निश्चित रूप से हम कहते कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 40 में 40 सीट आएगा। लेकिन चूंकि दो ध्रुवीय चुनाव है, इसलिए इस पर संकट है। और दो ध्रुवीय चुनाव में कहीं न कहीं कुछ राष्ट्रीय मुद्दे उठ करके घुमा फिरा के बहुत से जो पिछड़े वर्ग का वोट जो राष्ट्रीय भावना से प्रभावित है, सामाजिक न्याय उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सामाजिक न्याय से राष्ट्रहित ज़्यादा ऊपर है, इसलिए उस ओर झुकेगा। और परिणाम है, अगर एनडीए जीतेगी भी तो इस आधार पर जीतेगी कि प्रतिक्रियात्मक वोट से जीतेगी, क्योंकि एक तरफ संगठित वोट जो है उसका परसेंटेज 50+ नज़र आ रहा है, लेकिन सभी कंस्टिट्यूएंसी में 50+ नहीं है, ओवरऑल 50 से कम नज़र आता है। इसलिए बिहार की राजनीतिक में भी सब कुछ के बावजूद त्रिकोणीय संघर्ष नहीं है, थर्ड फ्रंट का अस्तित्व नहीं है, इसलिए पलड़ा जो है बराबर का है। बराबर का है। जैसे कि 5 लोकसभा सीट कल चुनाव संपन्न हुआ है, तो उसमें कौन किस पर भारी पड़ रहा है? 5 बराबर सीट, मेरा कहना है कि वोटर्स का परसेंटेज बराबर, सीट की बात नहीं। सीट कन्वर्ट कितना होगा? सीट में तो 40 में 40 किसी को हो सकता है। सीट का कन्वर्सन जो है 40 में 40 किसी को हो सकता है, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट्स 50-50 बराबर है। सीट का कन्वर्सन तो 0.5% में भी अंतर से हो सकता है, थोड़ा सा अंतर हो सकता है। तो वह जो है कुछ क्षेत्र में, लेकिन अगर त्रिकोणात्मक संघर्ष था तो हम निश्चित रूप से प्रेडिक्ट कर देते कि यह जीत रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अगर जब विश्लेषण करते हैं तो अररिया में मान ले ठीक है, मुस्लिम वोट्स अधिक है। मुस्लिम के बारे में यह जनरली मान्यता है कि वह बीजेपी के विरुद्ध में रहेंगे। और उसके अलावा भी लग रहा है कुछ उत्साहित वोट हैं, लेकिन मुस्लिम के अलावा गैर मुस्लिम वोटर की भी तो महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए टक्कर तो बराबरी का ही हम कहेंगे। जैसे प्रदीप सिंह इसके पहले जीते हुए थे बीजेपी से। हाँ, बीजेपी से जीते हुए थे, चूँकि हिंदू वोट कलेक्ट करने में सक्षम हो गए। मुस्लिम का वोट डिवीजन होगा थोड़ा बहुत भी, तो अगर सभी हिंदू को कलेक्ट कर लेंगे तो फिर जीत जाएंगे। क्या जीत जाएंगे? कोई अररिया, हाँ, अगर सभी कलेक्ट करने में सक्षम हो गए तब। अररिया आरजेडी हार रही है? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है, यह नहीं कहा जा सकता। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि बिहार की राजनीतिक में बराबर का पलड़ा है। और 40 किसके, तेजस्वी जी के पक्ष में 40 जाएगा कि बीजेपी के पक्ष में, लेकिन 40 का आंकड़ा 40 का आंकड़ा, हाँ एकदम रहेगा, क्लियर कट है। सत्यनारायण भगवान का प्रसादी नहीं है कि थोड़ा सा तुम भी खा लो, चनामृत नहीं है कि हम भी खा लें वो भी खा लें, 2 गो तुम सीट ले लो, 4 गो हम सीट ले लेते हैं, 5 गो सीट लेते हैं। यह नहीं होगा बिहार के राजनीति। कुछ चैनल सर्वे में दिखा रहे हैं कि महागठबंधन 7 सीटों पर जीत सकती है। कुछ चैनल दिखा रहे हैं 7 देखिए, वह 7 तो बता रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ पोल एक किसी कंस्टिट्यूएंसी में 7 क्या, हम तो कह रहे हैं कि 40 जीत सकती है। थोड़ा सा अगर बैलेंस करवाया तो 40 जीत सकती है, क्योंकि एकदम बराबरी का आंकड़ा है। सीट कन्वर्सन 40 में कुछ किसी के पक्ष में हो सकता है। वोट जब 50-50 का है तो 0.5% में किसी को कहीं बदल सकता है। यह कैसे होगा कि 40 को जीत जाएगा और 7 को जीतेगा, 8 को? मधेपुरा में कौन जीत रहे हैं? देखिए, मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव भी तो पॉपुलर आदमी रहे हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। और उनकी पॉपुलैरिटी है, लोकल वर्कर रहे हैं। और सभी लोग तो जात की बात करते हैं, लेकिन ये बड़ा जातीयता एक बड़ा रहस्यमय है। जितने हम नाम नहीं धरेंगे, लेकिन जितने जात के नेता हैं सब जो है गैर जात से विवाह किए हुए हैं। यह कैसी जातीयता है यह समझ में नहीं आती है हमको। चाहे फारूक अब्दुल्ला भी मुस्लिम से शादी नहीं किए हैं, उनका बेटा, उनका पोता सब गैर मुस्लिम से शादी किए हुए हैं। ये कैसी जातीयता धार्मिक है, हम नाम बिहार के संदर्भ में नहीं धरेंगे, लेकिन जितने जीतने वाले नेता हैं जात के नाम पर, वह सब जो है दूसरे जाति से विवाह किए हुए हैं। तो वह उनकी जातीयता तो पहले अपने घर में खंडित हो रहा है, बाहर के लोगों को मूर्ख बना करके जात के नाम पर वोट लेते हैं। जैसे तेजस्वी यादव, हम नहीं नाम किसी का नहीं धरेंगे, इवन दिनेश चंद्र यादव की बात भी है और लोगों की, हाँ और नहीं नेता है, हाँ पप्पू यादव भी है, सभी हैं। हम जिस जाति की नाम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जात का अधिक जातीयता है,
जात के नाम पर वोट लेंगे और अपने दूसरे जगह में उनके घर में उनके जात की बेटी बहू नहीं थी। तो यही तो समस्याएं हैं। हम किसी की आलोचना प्रत्यालोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुले दिल से विचार कर रहे हैं एक विचारक के रूप में। मधेपुरा में जदयू जीत रही है। हम 50-50 नो क्लियर कट आंसर, इसमें क्लियर कट आंसर नहीं बता रहे हैं। दोनों का पलड़ा बराबर है। खगड़िया में भी स्थिति बाई एंड लार्ज वही है, लेकिन खगड़िया के साथ प्रॉब्लम से है कि वहाँ एक सीपीएम, देखिए दो बिहार की राजनीतिक में दो ग्रुप ऐसा है जिसके पीछे कार्यकर्ताओं की संख्या है। एक कम्युनिस्ट ब्लॉक के पीछे कार्यकर्ताओं की संख्या है और दूसरे बीजेपी के पास आरएसएस के कार्यकर्ता है। बाकी जितनी पार्टी है हवा में है। किसी को पोलिंग स्टेशन पर वह पेड बूथ वर्कर है, पैसा देंगे तो बूथ पर काम करने जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। लेकिन यह दो पार्टी ऐसी है जिसका पोलिंग स्टेशन पर काम करने वाला आरएसएस का वर्कर हो या सीपीआई सीपीएम एमएल का कार्यकर्ता हो, वह बूथ पर जो है ईमानदारी से निष्ठा से कार्य करता है। तो चूँकि वहाँ का सीपीएम के कैंडिडेट हैं तो कार्यकर्ता उनके पास भी है, इसलिए वो भी टक्कर की स्थिति में है। और टक्कर की स्थिति में कभी लगता है पलड़ा भारी है, कभी हल्का है, लेकिन बराबर बराबर में वहाँ भी है। वहाँ पर कुशवाहा वोटरों को कैसे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? खगड़िया में कुशवाहा वोटर्स की बात है, चूँकि वहाँ पर पहले शायद तेजस्वी या चिराग पासवान की तरफ से रेणु कुशवाहा को शायद टिकट मिलने वाला था, नहीं मिला तो कुछ लोग नाराज़ हो गए होंगे। उसके बदला कहीं दूसरे जगह से शायद टिकट दिए हैं कि क्या सम्राट चौधरी वहाँ पर वोट दिलवा सकते हैं? वोट हमेशा गोपनीय होता है। और एक इसके पहले वीडियो में एक जो बताए थे कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वह गणना जो है सभी पोलिंग स्टेशन को मिलाकर करे, ताकि लोग डर भय से वोट नहीं दें। अगर सम्राट चौधरी या किसी के कहने पर वोट मूव करता है, इसका मतलब वह डर भय से मूव करेगा और उस क्षेत्र में अगर नहीं जाता है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को आज भी हम अपील करते हैं कि वह सबसे पहला काम करे। ऐसे तो पूरे इंडिया में चाहिए, लेकिन बिहार में, खासकर बिहार में यूपी में पोलिंग स्टेशन वाइज काउंटिंग नहीं करा करके सभी पोलिंग स्टेशन के वोटर को मर्ज करा करके सिंगल रिजल्ट निकाले, ताकि यह पता नहीं लग सके कि किस पोलिंग स्टेशन पर किस आदमी को, ताकि बाद में चुनाव के बाद यहाँ पर किसी तरह का कोई किसी को हरास नहीं कर सके। झंझारपुर में कौन जीत रहे हैं? झंझारपुर रामप्रीत मंडल जैसे गुलाब यादव और सुमन महासेठ, जो वीआईपी पार्टी से मिला है टिकट उनको झंझारपुर से, और जेडीयू दिया है रामप्रीत मंडल जो वर्तमान सांसद हैं, और निर्दलीय खड़े हो गए हैं गुलाब यादव। देखिए गुलाब यादव त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। हाँ, गुलाब यादव खड़ा निर्दलीय हो गए हैं तो वो सभी मुस्लिम का वोट कलेक्ट कर पाएंगे, कहना कठिन है। और लोगों के अलावा जो और भी है, चूँकि वहाँ पर सिर्फ यादव वोटर ही तो नहीं ना है, वहाँ पर बहुत बड़ा झंझारपुर क्षेत्र में देखिएगा तो करीब वहाँ पर 18,52,000 साढ़े 18 लाख वोटर है। 18 लाख वोटर में अगर बहुत बारीकी से देखिएगा तो जो परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पर यादव वोटर की संख्या वस्तुतः 1.5 लाख ही है। कहने के लिए लोग कह देते हैं 5 लाख 6 लाख, लेकिन 1.5 लाख वोटर मेरा अपना जो आंकड़ा है, क्योंकि वोटर्स कहाँ से आएगा? 18 लाख में सभी को ना एडजस्ट करना है। वहाँ पर पूरे आप मधुबनी क्षेत्र में या झंझारपुर क्षेत्र में जाइएगा तो हर 3 गांव पर एक गांव कुशवाहा का है। बहुत से हिडन है, पता नहीं लगता है, वो एपैथी है, वो वोट नहीं दे पाता है। झंझारपुर क्षेत्र के बहुत से गाँव को मधुबनी में हम भ्रमण किए हैं, हर तीसरे चौथे गांव पर एक कुशवाहा का गांव है। अब इतनी बड़ी आबादी है जिसका करीब 1.5 लाख से ऊपर वोटर है वहाँ, उसको कोई नहीं जानता है वह किसको वोट देगा। या कहना गुलाब यादव को देगा, महासेठ का देगा या मंडल का देगा। तो यह हमको लग रहा है कि वो हो सकता है कि मंडल के प्रति चला जाए तो मंडल भी जीत सकते हैं, अनुमान है। अब लेकिन 50-50 का रेशियो मेरा फॉर्मूला जो है 50-50 गुलाब यादव या रामप्रीत मंडल। वोटर्स का 50% है, एक आधा % किसके तरफ जाएगा? 50-50 किसके तरफ जाएगा? वहाँ पर त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। त्रिकोणीय है इनको जो है गुलाब यादव को तो हम मेरे समझ से मैक्सिमम जो है 1 लाख से नीचे वोट आएगा। 1 लाख से नीचे वोट, वहाँ 1 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। तो लड़ाई में यानी वीआईपी के वहीं रहेंगे, वीआईपी के हाँ, जेडीयू ही रहेंगे, जेडीयू और वीआईपी रहेंगे। हाँ, 1 लाख से ऊपर
गुलाब यादव को मेरा अपना जो आकलन है, दूर से बैठे हुए हैं हम, तो इधर इलेक्शन के समय भ्रमण नहीं किए हैं। पहले चूँकि मध्य झंझारपुर के कुछ क्षेत्र का भ्रमण किए हैं, इसलिए हमको जानकारी है कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर 3-4 गांव पे के बीच में एगो कुशवाहा का गांव है। चूँकि कुशवाहा के गांव में हम एक कार्यक्रम से गए हुए थे, तो हम भ्रमण किए, इसलिए आइडिया है, इसलिए बता रहे हैं। हो सकता है कि मेरा आकलन अधूरा हो। चलिए, अभी सुन रहे थे सीओ कुमार सिन्हा जी को। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।